हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स में। ये देखिएगा, कक्षा 12 फिजिक्स लेसन नंबर 3, जिसका नाम है आपका वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। देखिएगा, आपको मैं बता दूं, लेसन 1 की हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दी है और न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करा दिए हैं। लेसन टू की थ्योरी कंप्लीट हुई है, अभी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट नहीं हुए हैं। एक्चुअली में क्या है कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे हमको लेसन 1 के न्यूमेरिकल्स फिर से करा दीजिए, तो लेसन 1 के न्यूमेरिकल्स मैंने फिर से स्टार्ट किए हैं। इसके अभी 4-5 पार्टी मैंने अपलोड किए हैं। ओके, अब न्यूमेरिकल्स की सीरीज अलग रहेगी, जैसे कि पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। अब थ्योरी में आ जाओ। थ्योरी में मैं आज से तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूं। लेसन 2 के मैंने नोट्स पहले दे दिए हैं, लेकिन अभी तक नए वाले नोट्स आपको नहीं दिए हैं, तो लेसन 2 के नोट्स में 1 या 2 दिन में आपको अपलोड कर दूंगा। हो सकता है कि आज ही अपलोड कर दूं। नोट्स एकदम रेडी हैं, बस आपको पीडीएफ बनाकर देना है। ठीक है। और अब तो जितना, जैसे मैं आज ये वीडियो करा रहा हूं, तो इस वीडियो के नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेसन 3, जिसका नाम वैद्युत चालन है, 2024 और 25 की बोर्ड परीक्षा के लिए है ये। और 2024-25 में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है पहले वो और जान लो। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस देखिएगा। वैद्युत धारा क्या है ये आपको पढ़ना है। वैद्युत धारा यानी कि धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होता है। वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल आपको पढ़ना है। अपवाह वेग पढ़ना है, गतिशीलता पढ़नी है इसकी। वैद्युत धारा से संबंध यानी अपवाह वेग का वैद्युत धारा से संबंध आपको पढ़ना है। ओम का नियम पढ़ना है। वैद्युत प्रतिरोध आपको पढ़ना है। प्रतिरोध की माप, उसकी निर्भरता पढ़नी है। वैद्युत ऊर्जा पढ़नी है, वैद्युत शक्ति पढ़नी है, वैद्युत प्रतिरोधकता और चालकता और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और इस समांतर क्रम, ये अब की बार नहीं पढ़ना है, ये हटा दीजिएगा। अब की बार ये नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा ही दे रहा हूं अपने सिलेबस से। ठीक है, जो चीज हमारे सिलेबस में है ही नहीं उसको पहले तो इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ओके। और ये देखिएगा, अब इसको मैं हटा ही दे रहा हूं यहां से। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है अब, तो ये मैंने हटा दिया सिलेबस से। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, समायोजन अब नहीं है। ओके, चलिए तो पहला टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक है यहां पर वैद्युत धारा। पहला ही टॉपिक हमारा आ जाता है वैद्युत धारा होती क्या है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या क्या चीज पढ़ी थी, जरा ध्यान करो और मैं आपको यहां पर बता दूं। देखिएगा, कहां पर, यहीं पर ले ले रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा। चलिए, पहले चैप्टर में हमने वैद्युत क्षेत्र आपका पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश के बारे में हमने जाना था कि वैद्युत आवेश क्या है। ठीक है, वैद्युत आवेश के बारे में। और फिर हमने क्या करा था, वैद्युत बल के बारे में भी हमने जाना था, वैद्युत बल क्या होता है। यदि मेरे पास में प्लस आवेश है और यहां पर भी प्लस आवेश है, तो इनके बीच में क्या लगता था, वैद्युत बल। और वो भी कैसा बल, प्रतिकर्षण का। और यदि इनमें से कोई, जैसे कि एक ऋण है और दूसरा पॉजिटिव है, तो इनके बीच में वैद्युत बल तो लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये चीज हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ आवेश, आवेश पर लगने वाला बल, आवेश से उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र, इसी के बारे में जानकारी की थी। लेकिन अब इससे आगे की चीज पढ़ेंगे। अब मान के चलो कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, मैं मान के चल रहा हूं ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। ओके, अब यहां पर मैं कोई एक आवेश लेकर आऊं, प्लस क्यू कूलम आवेश लेकर आऊं। जैसे ही मैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर प्लस क्यू कूलम आवेश लेकर आऊंगा, तो ये क्या है, यहां पर पहले से, ये यदि वैद्युत क्षेत्र है तो यहां पर पहले से कुछ ना कुछ आवेश रखा होगा, तो वो मैंने क्यू प्लस मान लिया, यानी कि कैपिटल क्यू आवेश मान लिया। यहां पर ये आवेश है तो ये आवेश है, तभी तो इसके चारों तरफ इसका क्षेत्र होगा कि ये वैद्युत क्षेत्र है। तो ऐसे ही ये आवेश है तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है। यहां पर जैसे मैं प्लस क्यू कूलम आवेश लेकर आऊंगा, सपोज दैट कि ये भी प्लस आवेश है और इसके पास हम प्लस क्यू कूलम आवेश लेकर आएंगे, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब यह है कि इस पर जो आवेश लगेगा वो इसको इधर भगाएगा,
और ये आवेश चाहेगा कि इस वैद्युत क्षेत्र को आ से भगा दे। लेकिन होगा ये, यदि मैं कर दूं कि ये वाले आवेश को मैं स्वतंत्र रख दूं, यानी कि इसको स्वतंत्र कर दूं, यानी कि गति करने के लिए एकदम स्वतंत्र, क्या गति के लिए एकदम स्वतंत्र छोड़ दूं कि भाई ये गति कर सकता है, तो आप देखोगे कि ये वैद्युत क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, तो ये आवेश इससे क्या हो जाएगा, दूर भगने लगेगा आगे की ओर। अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं इस वैद्युत क्षेत्र को इसके पास लेकर आता जाऊंगा, तो ये आवेश और दूर जाता जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण का बल उसको दूर दूर भगाता रहेगा। ऐसे समझो, जब आप चुंबक ने देखा होगा, एक चुंबक के पास दूसरा चुंबक लेके आते हैं तो वो आगे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जब घुमा देते हैं तो खट से चिपक जाता है। ठीक है, तो वही चीज यदि मैं इस आवेश के पास दूसरा आवेश लेकर आऊंगा, तो ये प्रतिकर्षित होगा, दूर दूर जाता रहेगा। इसके विपरीत यदि मेरे पास ये माइनस का आवेश होता, तो ये इसके पास फटाक से चिपक जाएगा, इसको इसके पास आएगा। तो मतलब दोनों ही कंडीशन में यदि आवेश को मैं स्वतंत्र छोड़ दूं, तो वो गति करने लगेगा। तो आवेश की गति को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। क्या करते हैं, आवेश की गति की अवस्था ही वैद्युत धारा कहलाती है। तो क्या चीज हमने बताई है, आवेश की गति अवस्था क्या क्या कहलाती है, गति की अवस्था ही क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। यही है भैया वैद्युत धारा, कोई अलग चीज नहीं है, क्या कुछ अलग आ गया। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया है, हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश पर बल लगता है, बल आरोपित होता है, ये हम जानते हैं। ओके, यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो वह इस बल के अंतर्गत गति करने लगेगा। सिंपल सी बात है, यदि स्थिर आवेश पर एक बल लग रहा है और ये बल इस पर लग रहा है, इस आवेश को यदि मैं स्वतंत्र छोड़ दूं कि गति करने के लिए है, सपोज दैट कि ये मेरे पास में आवेश है और ये ऐसे 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 आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस पर बल लग रहा है। तो उसी तरीके से तो यहां पर हम दूसरे भाषा में कह देंगे कि वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, जो कि हम यहाँ पे शुरुआत में लिख चुके हैं। ठीक है, या सीधे सीधे आवेश प्रवाह की दर को हम, ये तो नॉर्मल परिभाषा आपने पढ़ी है। और देखिए दूसरे शब्दों में हम क्या करते, जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, तो इस प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने लगे, गति करने लगे, तो हम उसको क्या कह देंगे कि वहां पर वैद्युत धारा आ गई, बात खत्म। या यहां पर देखिएगा वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। अब आपसे यहां से कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया कि वैद्युत धारा की माप कैसे की जाती है, आप कहेंगे आवेश की दर से, आवेश प्रवाह की दर को माप लें। तो दर का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वही आपकी वैद्युत धारा कहलाएगी। उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, देखिएगा, किसी परिपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, उसी को हम उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। एक और परिभाषा आ गई कि किसी परिपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। बहुत सारी परिभाषा लिख दी है मैंने, जो चाहो वो लिख सकते हो। जैसे मैं मान के चल रहा हूं, माना यदि किसी परिपथ में टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, जैसे मेरे पास ये मान लीजिए कोई चालक है ये, और इसमें टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी यहां से यहां तक टी सेकंड में, टी सेकंड लगता है और क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, या ऐसे लिख सकते हो आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई देखिए मात्रक क्या बनेगा इसका, क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, प्रति समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसीलिए वैद्युत धारा का मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड, या हम इसको एक भाषा में बोलें तो एम्पियर नाम भी देते हैं, एम्पियर। तो ये इसका मात्रक हो गया। मात्रक क्या है, इसी चीज को हम एम्पियर का नाम देते, ए एम पी, एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, यहां पर लिख दिया है, देखिएगा ये रहा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब एक एम्पियर की परिभाषा बनाए हम, तो अभी हमारा फॉर्मूला था आई बराबर क्यू अपॉन टी, यहीं से मात्रक हमने बनाया था, क्या बनाया था, इसको हमने क्या बोला था, कूलाम, और इसको हमने बोला था सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है।
तो ये क्या था, तो 1 एम्पियर बराबर क्या बन जाएगा, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम, ये कूलाम कर दिया। और ये यहां पर क्या 1 सेकंड लिख दें, हमने क्या करा सभी में, देखिएगा यहां पर ऊपर देख लीजिए, इस कूलाम प्रति सेकंड को ही हमने एम्पियर बोला है, तो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित यानी 1 कूलाम आवेश फ्लो हो रहा है, तो उस चालक में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश फ्लो हो रहा है, तो हम उस चालक में धारा का मान 1 एम्पियर होगा, या 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए परिभाषा, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में धारा का मान, ये मान है, 1 एम्पियर होगा। या किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम प्रवाहित हो, या किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अब नोट करके आ जाते हैं, नोट थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे। नोट क्या होता है भाई, यहां पर देखिए, धातुओं में वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाह होता है, यानी कि धातुओं में जो वैद्युत धारा होती है, यानी वैद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि धातुओं में यदि वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। क्यों होती है, इसका भी कारण आप जानोगे, आज ही बताएंगे। अभी हम वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं हम। देखिएगा कि 1 कूलाम यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, तो अब हम एक चीज जानते हैं कि भैया 1 कूलाम पर इतना आवेश होता है। यहां पर हमारा फॉर्मूला था I बराबर Q/T। हमने क्या लिया था, 1 एम्पियर की धारा बराबर क्या किया था हमने, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर हमने क्या लिखा है, 1 एम्पियर बराबर यानी कि आवेश हमने क्या लिया था, 1 कूलाम लिया था। ठीक है, और यहां पर समय कितना लिया था, 1 सेकंड लिया था। ओके, अब ध्यान से समझो कि भैया 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये चीज निकाल लो, 1 कूलाम आवेश में आपने, हमने पहले चैप्टर में हमने बताया था, नहीं सीखा है आपने तो आप पहले यही चीज सीखो कि 1 कूलाम आवेश में, देखिए यहां पे बता दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिएगा एन बराबर फॉर्मूला होता है Q/E। क्यू यहां पर हम कितना बोल रहे हैं, 1 कूलाम। ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, माइनस के 19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 10 गुणा 10⁻+19 और नीचे बचेगा 16। अब इसका हम 16 का भाग करेंगे 10 में, तो कितना आ जाएगा, 0.625। कैसे आएगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, नए पेज पर चल दे रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा कोई भी एक नया पेज ले ले रहे हैं, यहाँ कि 10 में 16 का भाग करेंगे तो कितना आएगा। ये देखिएगा यहाँ पे है 10, इसमें हम कर रहे हैं 16 का भाग। 16 का तो भाग नहीं जाएगा 10 में, तो यहाँ पे लगा लेंगे ना जाने की जीरो, फिर पॉइंट लगाऊंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी एक जीरो। अब कितना हो जाएगा, 16×6 = 96। इस तरीके से बचेंगे कितने, 4। पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी। अब आ जाएगी 16×2 = 32। अब ये पूरा चला गया, बचेगा कितना इसमें से, यदि घटाएंगे 40 में से 32 जाएंगे तो 8 बचेंगे। पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16×5 = 80। ये पूरा का पूरा यहाँ पर कट गया। तो यानी इसका यदि हमने इसमें भाग किया तो 6 2 5 निकल कर आ गया। यही चीज तो हमने लिखी थी। तो देखिएगा ये आ गया, यहाँ पर कितना था ये, ओके ये आ गया। ओके, 6 2 5 गुणा 10⁻⁻, सॉरी +19 आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर कितने आएंगे, ये +19 आएंगे। +19 क्योंकि ये देखिएगा यही वाली तो चीज है +19।
अब एक अंक में इधर ले जाऊंगा तो एक घात माइनस की आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर, ये 19 तो है ही, इसमें से एक घात माइनस की आ जाएगी, तो यहां पे क्या कर देगी, 19 की जगह पर कितने रह जाएंगे, यहां पर 18 रह जाएंगे। 18, 19 की जगह पर कितने रह जाएंगे, 18। ठीक है, विस्तृत जानकारी आपको पहले चैप्टर में मिली जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह हो गया कि भैया एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणा 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नीचे है 1 सेकंड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 एम्पियर बराबर 625 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रति नीचे लगा दूंगा सेकंड, इतने सेकंड। तो इसका मतलब देखिएगा, ये लिख दिया हमने, 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुणा इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो 1 एम्पियर बराबर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, यहां पे देखिए पूरी थ्योरी लिख दी है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि एक चालक में 1 सेकंड में यदि वहां पर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसका मतलब यह है कि वहां पर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, कितने, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ने 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन वहां से गुजर रहे हैं। एक बार और समझो यहां पे, जैसे कि मेरे पास कोई चालक है, कहां पर बता दे रहा हूं चालक, चलो यहीं पे बता दे रहा हूं। हाँ, ये देखिएगा, यहां पर ये कोई मेरे पास एक चालक है ऐसे। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैं कह रहा हूं इसमें 1 एम्पियर की धारा है, एक एम्पियर की इसमें क्या है, धारा है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या, कि इसमें भाई धारा यदि इधर जा रही है, देखिएगा धारा, धारा यदि इधर जा रही है, ध्यान से समझिएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, इधर। इलेक्ट्रॉन सदैव धारा की विपरीत दिशा में चलता है। इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, विपरीत दिशा में चलते हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि मैं कह रहा हूं किसी चालक में धारा ए से बी की ओर जा रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, ये धारा इधर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा होगा, बी से ए की तरफ आ रहा होगा। यदि धारा उसमें ए से बी की ओर जा रही है धारा, तो इलेक्ट्रॉन उसमें किधर जा रहे होंगे, बी से ए की तरफ। ऐसे ही यदि इसमें धारा इस तरीके से जा रही है, ये पॉइंट में ए मान ले रहा हूं, ये पॉइंट में बी मान ले रहा हूं, धारा यदि ए से बी की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, बी से ए की तरफ जा रहा होगा। कंडीशन समझ में आ गई, इस चीज को याद रख लीजिएगा। अब आते हैं अगली चीज पर, कि यदि यहां पर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसका मतलब यह है कि बी से ए की तरफ 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब बी से ए की तरफ इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से सारे इलेक्ट्रॉन इस वाले के चल के इधर चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब यह है कि यहां से, इसका मतलब यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेंगे यहां से, ठीक है, और इतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएंगे। निकलने का मतलब इसी तार में आ जाएंगे, यानी कि आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा खिसक जाएंगे। ठीक है, बस खिसकते हैं, ना कि अपने स्थान को छोड़कर, स्थान को तोड़कर चले जाएंगे। जैसे कि यहां से सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से उठ के यहां पर आ गया ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो खाली जगह होगी, तो यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसकी जगह ले लेगा। तो ऐसे ही इतने इलेक्ट्रॉन बी सिरे में प्रवेश करेंगे, तो ए सिरे से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं कि यदि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा है, तो उस तार में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन तार के एक सिरे से दूसरे सिरे में चले जाएंगे, नहीं। ऐसे नहीं कि यहां से यहां तक चले जाएंगे, नहीं। बल्कि इसका अर्थ यह है कि 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन
पहले सिरे में प्रवेश करते हैं इतने ही अन्य इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। अब इसमें यदि 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन यदि यहां से निकल रहे हैं तो इसका मतलब 50 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं। यहां से इसमें प्रवेश करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से खिसक के इधर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है चीजें? तो बस ये होता है सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं कि वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा अदिश राशि क्यों होती है? आप कहेंगे सर सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा होती है। अब इसमें देखिएगा परिमाण 4 एम्पियर की धारा है, ओके, और इसमें दिशा भी है कि ए से बी की तरफ है, तो ये सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ए से बी की तरफ जो दिशा है ये हमेशा धन धन आवेश की दिशा को बताती है। कैसे? यदि इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणात्मक आवेश बी से ए की तरफ जा रहा है तो धनात्मक आवेश ए से बी की तरफ जा रहा होगा। तो ये जो धारा जो होती है वो हमेशा धनात्मक आवेश की दिशा होती है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं कि ए से बी की तरफ धारा बह रही है, तो वास्तव में ये क्या होती है? ये ए से बी की ओर धनात्मक आवेश चल रहा है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बी से ए की तरफ चल रहे हैं। हमेशा धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब धनात्मक आवेश ए से बी की तरफ जाएगा तो बी से ए की तरफ ऋणात्मक आवेश जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो दिशा होती है सिर्फ और सिर्फ धनात्मक आवेश की होती है कि धनात्मक आवेश किस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ प्रवाहित हो रहा है। ओके, चलिएगा एक और कारण है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक और कारण यह है कि ये सदिश योग का, देखिएगा यहां पे मैं बता दे रहा हूं नोट करके कि देखिएगा धारा जो होती है, वैद्युत धारा जो होती है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, क्या क्या नहीं पालन करती है? सदिश योग, सदिश योग नियम को पालन नहीं करती है। कैसा है? यदि मैं कह रहा हूं देखिएगा एक तार में यहां पर 3 एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है, आगे बढ़ गई, तो इस वाले में कितने? 4 और 3 7 एम्पियर की धारा जाएगी, इसमें 7 एम्पियर की धारा जाएगी। लेकिन तो ये जो नॉर्मल योग है दोनों को क्या कर देंगे? 3 + 4 दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 7 एम्पियर की धारा रहेगी इस तार में। लेकिन यदि ये सदिश होता तो सदिश योग कैसे होता है? सदिश योग पहले समझो। सदिश योग होता है यदि दो चीजों का हमें सदिश योग निकालना है, ये 3 है तो यहां पर हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ये 4 है तो यहां पर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा? 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये 25, और 25 का रूट आ गया 5। तो सदिश योग इतना आया, 3 और 5 का सदिश योग 5 आ रहा है, और जबकि नॉर्मल योग कितना आ रहा है? 7। नॉर्मल योग 7 आ रहा है। तो इसलिए ये जो वैद्युत धारा है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है। इसलिए ये कैसी होती है? एक अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये खत्म अदिश राशि। और बाकी वैद्युत धारा अदिश राशि होती है, क्यों होती है? इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक, जिसमें पूरी तरह से समझाया जाएगा। अभी तक के लिए देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए देखिएगा थोड़ा सा बैटरी चार्जिंग पे लगा दी है हमने। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए ये मैंने यहां पर मिटा दिया है। ओके, चलिए अब बहुत ही शानदार चीज समझते हैं, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है इसको समझेंगे। इतनी सारी थ्योरी है,
इसको मैं यहां पर अलग पेज पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को यहां पर समझते हैं। वैद्युत चालन का सारी थ्योरी तो आपको ऊपर मिल जाएगी। मॉडल देखिएगा, आप जानते हो, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे सूक्ष्म कणों से। कैसे? सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है, जिनको हम अणु कहते हैं। अणु भी और सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ध्यान से समझते रहना, जिनको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है? परमाणु क्या होता है? परमाणु भी बहुत सारे और कणों से मिलकर बना होता है। यानी परमाणु के अंदर क्या होता है? एक भारी भाग होता है। परमाणु के अंदर एक कैसा होता है? भारी भाग, भारी भाग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नाभिक। प्रोटॉन यानी कि परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है, न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अब इस नाभिक के चारों तरफ, ये नाभिक आ गया, ये है नाभिक। ओके, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। नाभिक के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ओके, इतना तो आपने सभी ने पहले से जानते हैं। ओके, अब ये जो नाभिक है, नाभिक में क्या, न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? जीरो। ना तो इस पर धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। प्रोटॉन पर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो नाभिक जो होता है, वो कैसा होता है? नाभिक धनात्मक होता है। नाभिक कैसा होता है? नाभिक होता है धनात्मक। धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहर क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब ये धनात्मक और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, इनके बीच में क्या लगेगा? एक आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। भाई, कोई पॉजिटिव चीज के पास नेगेटिव चीज होगी तो उसके बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। ठीक है? अब आकर्षण बल लगेगा तो इसीलिए जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं होती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होने के कारण वो एक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, अर्थात आकर्षण बल से बंधे रहेंगे। अब इसकी ये पास वाली कक्षा है, इससे दूर वाली कक्षा, इस पर भी नेगेटिव है तो इसके बीच में भी बल लगेगा, लेकिन ये दूर है तो इस पर बल कम लगेगा। और ऐसे ही इसकी बाहर वाली कक्षा में ये बल बहुत कम हो जाता है, यानी कि ये जो बल है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम, यानी कि सूक्ष्म हो जाती है। तो अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं हम। थोड़ा सा गर्म कर दो, ये बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको एनर्जी दे दो तो बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्या करो, वैद्युत धारा प्रवाहित कर दो, तब ये गर्म होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन होता है, यही यही मुक्त होकर इस पूरे परमाणु में घूमता रहता है, जो खाली स्थान बचा हुआ है, इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है, अर्थात यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इसीलिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है? तो इसीलिए धातुएं कैसी होती हैं? वैद्युत की चालक होती हैं। लेकिन लकड़ी देखिएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कहेंगे प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्लास्टिक फिर वैद्युत चालन क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से जुड़े होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चालन होने के लिए, वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, किसी धातु में या किसी चालक में, तो उसमें वैद्युत धारा का फ्लो नहीं होगा। बात खत्म। अब देखिएगा पूरी थ्योरी, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऊपर क्या है थ्योरी, ये देखिए, सारी थ्योरी एकदम लाजवाब लजीज तरीके से लिखी हुई है। ये देखेंगे हम, सारी थ्योरी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है? देखिए क्या है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। चलो मैं ये ले रहा हूं इसको,
प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। प्रत्येक अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है, अभी बता दिया, सारी चीज समझा दी है। कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली यानी समीप वाली कक्षाओं में होते हैं, वे नाभिक के धनात्मक आवेश के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। परंतु नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पर यह बल बहुत कम लगता है। अतः इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। अभी बताया था हटाया जा सकता है। हटा कैसे सकते हैं, इसको रगड़ कर हटा सकते हैं, गर्म करके हटा सकते हैं। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणु से अलग होकर पूरे पदार्थ में यानी परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान में अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अतः किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है उसको हम चालक कहते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम अर्थात शून्य होती है उनको हम अचालक कहते हैं। बस बात खत्म, यही है सारा चीजें। अब देखिएगा यहां पर लिख दिया है मैंने, क्या लिखा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, इसी कारण धातुएं विद्युत का अच्छी चालक होती हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। उसके बाद तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है। घरों में हम वायरिंग कराते हैं क्योंकि चांदी का तो नहीं लगा सकते, चांदी बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन कॉपर की वायरिंग का हम ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर एक अच्छा चालक है। दूसरा सबसे अच्छा चालक कॉपर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी चांदी तो है ही है, चांदी लगा नहीं सकते चांदी का तार, लेकिन हम घरों में वायरिंग करते हैं, पंखा कूलर देखते हैं, बोलते हैं कि कॉपर की मोटर है कि नहीं, तो कॉपर का तार ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अच्छा चालक होता है। ठीक है, चलिएगा। ऐसे फिर आता है तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम अथवा शून्य होती है, उनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, वे पदार्थ विद्युत के अचालक कहलाते हैं। अब आगे आ जाओ भैया, नोट पढ़ लो। नोट क्या है, नोट पढ़ लीजिएगा। वैद्युत चालन केवल धातुओं में नहीं होता बल्कि गैसों में भी होता है, द्रवों में भी होता है। ध्यान समझ लीजिएगा, वैद्युत चालन केवल धातुओं में भी नहीं बल्कि द्रवों में भी होता है और गैसों में भी होता है। लेकिन गैसों और द्रवों के वैद्युत चालन में और धातुओं के वैद्युत चालन में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है, समझो। धातुओं में वैद्युत चालन ऋण आवेश के कारण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऋण आवेश यानी ऋण आवेश वाहकों के कारण होता है। लेकिन द्रवों और गैसों में धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेशों से वैद्युत चालन होता है। एक और खास बात सीखो कि यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, इसको नोट करके लिख दे रहा हूं मैं। जो गैस होती हैं वैसे साधारण साधारण ताप पर वो कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उच्च दाब उच्च दाब प्लस उच्च दाब प्लस उच्च विभवांतर उच्च विभवांतर दें गैसों को, तो वो कैसे व्यवहार करती हैं, सुचालक की तरह। गैसें नॉर्मल अवस्था में कैसी होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन जब उनको उच्च ताप दिया जाता है या उनको उच्च ताप पर उच्च विभवांतर हम उनको देते हैं, तो वो कैसी होती हैं, आयनित हो जाती हैं, अर्थात वो क्या करने लगती हैं, आवेश का प्रवाह करने लगती हैं। ओके, चलिएगा एक चीज और सीखेंगे अब हम, देखिएगा। अब हम सीखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ।
श्रांतिकाल और अपवाह। अपवाह वेग कल कराएंगे, अपवाह वेग अथवा नोवन वेग, लेकिन मुक्त पथ और श्रांतिकाल हम करा दे रहे हैं। ये क्या होता है भाई? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। गैस के अणुओं की तरह, जैसे कि ये बंद बर्तन है, इसमें अणु जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, गैस के अणु आपस में टकराते रहते हैं, जिगजैग गति करते रहते हैं। ऐसे ही धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी आपस में टकराते रहते हैं धनायनों से और गति करते रहते हैं। तो ऐसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धातुओं के अंदर आयनों से टकराते रहते हैं। ठीक है, आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च ऊष्मीय वेग से गति करते रहते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर क्या होता है, ऊष्मीय वेग होता है, क्योंकि धातु का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। अब यहां पर देखेंगे धातु है, लोहा है, थोड़ा बहुत गर्म हो रहा होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर के कारण उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें ऊष्मीय वेग होगा, और ऊष्मीय वेग के कारण वो गति करते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। तो टकराते समय ये क्या करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं, ऊर्जा को खो देते हैं। तो ऊष्मीय वेग क्या होता है, लगातार इनको खोता रहता है। और ध्यान से समझेंगे, गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार धनायनों से टकराते रहते हैं। प्रत्येक टक्कर के दौरान इनकी गति की दिशा बदल जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा बदल जाती है। अब यहां से परिभाषा आती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो यही देखिएगा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, माध्य औसत दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य बोल दो या औसत दूरी बोल दो, बात एक ही है, एक चीज लगा दो। औसत दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य मत लगाओ, ठीक है, माध्य लगाओ, ब्रैकेट में औसत कह सकते हो। बात दोनों का मतलब, माध्य का मतलब भी औसत होता है और औसत का मतलब भी। तो माध्य ना लिखो तो आप एक चीज लिख दीजिएगा यहां पर, औसत दूरी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच, एक टक्कर में 5 सेंटीमीटर चला, दूसरी टक्कर में आपका 7 सेंटीमीटर चला, इन दोनों का औसत निकाल देंगे, 6 आ जाएगा। तो इनका माध्य मुक्त पथ कितना निकला, 6 सेंटीमीटर। तो मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं के समान होते हैं। किसी भी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं, और अनियमित गति के दौरान ये आपस में धनायनों से टकराते रहते हैं। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को हम इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है श्रांति काल। तो श्रांति काल भी यही है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय के औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच में, जैसे कि एक टक्कर में 5 सेकंड का समय लगा, दूसरी टक्कर में 9 सेकंड का समय लगा, तो दोनों को जोड़ के इसका भाग कर दो, यानी औसत निकाल दो, 7 आ जाएगा। तो 7 क्या है, 7 सेकंड इसका श्रांति काल निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। और एक खास बात यहां से सीख लेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय वेग होता है उसका औसत मान सदैव 0 होता है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 रहता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, आगे डेरिवेशनों में ये यूज होगा, काम आएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है, अतः सभी इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग 0 रहता है। ये आगे सिखाएंगे, बाकी आगे करेंगे हम सारी चीजों को। ठीक है, चलिएगा। ये यहां पर हम देखिए कुछ ये नोट है, इनको पढ़ ले। धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, नेट प्रवाह नहीं होता, क्योंकि वो आपस में गति करके एक दूसरे के जिगजैग गति करते हैं, कोई एक निश्चित गति नहीं होती है। दूसरी, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस दर से, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस दर से, अरे क्या लिख दिया है, धातुओं में, ये देखिए इसको काट दे रहा हूं, ये आ गया, अब सही है। ये देखिए आप पढ़िए,
धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये अब सही है देखिए, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस दर से दाईं ओर से बाईं ओर गुजरते हैं उसी दर से बाईं ओर से दाईं ओर गुजरते हैं। अतः इनका जो नेट दर जो होती है, नेट प्रवाह की दर जो होती है वो शून्य होती है, अर्थात इनका ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। ठीक है, अब आ जाओ देखिए, धातुओं में ये देखिए, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग का चालक में धारा प्रवाह के लिए कोई योगदान नहीं रहता। मुक्त, ये जो ऊष्मीय वेग जो होता है इससे हम धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। चालक के अंदर माना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं, ऊष्मीय वेग से गति कर रहे हैं, पर उससे वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। याद रखिएगा क्यों नहीं होती है, ये हम कल बताएंगे जब अपवाह वेग सिखाएंगे। आज की वीडियो आई होप आपको समझ में आई होगी, मस्त तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के नोट्स ये आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आज के नोट्सों को आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।